अब तक की जानकारी के मुताबिक अरबों खरबों प्लैनेट्स वाले इस यूनिवर्स में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर जीवन है। पर वो कौन सी कंडीशन रही होंगी जिनकी वजह से निर्जीव पदार्थों से एक जीव की रचना हुई। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे पहला जीव अस्तित्व में आया और डायनासोर से पहले धरती पर कौन था। आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना, बिकॉज बहुत मेहनत करके बनाया है तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। एक सेकंड भी स्किप मत करना वरना बहुत कुछ खो दोगे। इस वीडियो को हम एरा एंड पीरियड के अकॉर्डिंग देखेंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सी घटना कब घटी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमारे सांस लेने वाली ऑक्सीजन, मांसपेशियों में मौजूद कार्बन, हड्डियों वाला कैल्शियम और खून में मौजूद आयरन, ये सब चीजें बहुत पहले मर चुके तारों के अंदर बनी हैं। आप में हमारा प्लेनेट और अरबों दूसरे प्लेनेट, ये सब बने हैं तारों से पैदा हुई चीजों से, यानी हम सब के अंदर सुपरनोवा के अंश मौजूद है। कैसे, ये जानने के लिए अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद एपिसोड 1 से शुरू करें। बहुत अच्छे छोटे छोटे एपिसोड फ्री में अवेलेबल हैं हमारे चैनल में। गो एंड वॉच देम आफ्टर दिस वीडियो। फॉर नाउ इस आई बटन को दबा कर रख लो और ये वीडियो देखते रहो। तो जैसा कि हम जान चुके हैं, हम सब केमिकल से बने हुए जीव हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस। इन्हीं एलिमेंट से न्यूक्लिक एसिड और उससे आरएनए एंड डीएनए बनते हैं। इसके अलावा इनसे प्रोटीन, शुगर, फैट्स एंड अदर कंपाउंड भी बनते हैं। पृथ्वी पर कैसे पहली बार लाइफ एग्जिस्टेंस में आई, इसका राज छिपा है केमिकल इवोल्यूशन में। पिछली वीडियो में जब हमने पृथ्वी को छोड़ा था तो उसके पास वो सब था जो किसी भी जीव को बनाने के लिए चाहिए। तो बैठिए हमारी कल्पना की टाइम मशीन में और रिवर्स गियर में डालकर चलते हैं टाइम में पीछे। हम आ चुके हैं प्री कैम्ब्रियन एरा के पहले पीरियड में, जिसे कहा जाता है एजोइक या हेडिन पीरियड। इस पीरियड में कोई जीवन नहीं था। पृथ्वी पर जगह जगह ज्वालामुखी से लावा और गैस निकल रही थी। अर्ली एटमॉस्फेयर वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन और अमोनिया जैसी गैसों का बना हुआ था। तेज कड़कती बिजलियां, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और पृथ्वी की गर्मी सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर रही थी। महासागरों में हाइड्रोथर्मल वेंट से लगातार लावा, राख और मिनरल्स निकल रहे थे। इस समय महासागर हॉट केमिकल सूप के समान थे जो विशाल प्रोटोप्लाज्म की तरह काम कर रहे थे, जिसमें एटमॉस्फेयर से आने वाले केमिकल्स भी जमा हो रहे थे। लगातार केमिकल रिएक्शन से सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनने लगे, जैसे एमिनो एसिड्स जिन्होंने आपस में जुड़कर प्रोटीन्स बनाए और न्यूक्लिक एसिड जिन्होंने आरएनए और डीएनए की फॉर्मेशन की। इसके अलावा शुगर और फैट्स भी बनने लगे। तैयार हो जाइए जीवन की उत्पत्ति के लिए, बिकॉज हम आ चुके हैं दूसरे पीरियड आर्कीजोइक में, जहां आरएनए ने अपने चारों तरफ एक प्रोटीन का खोल बना लिया है जिससे वायरस बने। लगभग 350 करोड़ साल पहले डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, शुगर एंड फैट्स आदि ने मिलकर एक प्रोकैरियोटिक सेल का निर्माण कर दिया और इस तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में पहला जीव अस्तित्व में आया। यही है लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। अभी एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था क्योंकि अभी भी इसमें फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। हजारों सालों तक इन बैक्टीरिया ने अपनी संख्या बढ़ाई। इनमें से कुछ बैक्टीरिया ने सूर्य से आने वाली ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया। ये फोटोसिंथेसिस करने लगे। इस प्रोसेस में ये गजब का वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करने लगे जो था ऑक्सीजन। हजारों सालों में अरबों बैक्टीरिया ने मिलकर वातावरण को ऑक्सीजन से भर दिया, जिससे एटमॉस्फेयर का नेचर ऑक्सीडाइजिंग हो गया। बेशक पृथ्वी के वातावरण में अब ऑक्सीजन मौजूद थी, पर अभी जीवन समुद्रों की गहराई में छिपा हुआ था। सूर्य की घातक रेडिएशन उन जीवों के लिए जानलेवा हो सकती थी जो पानी से बाहर आने की कोशिश करते। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से टूटकर दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़ने लगी और एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ओजोन के मॉलिक्यूल बनने लगे। इस तरह ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हुई जो पृथ्वी को सूर्य की घातक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने लगी।
इस तरह ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण और उससे बनने वाली ओजोन लेयर पृथ्वी को मौजूदा रूप देने वाली 5वीं भाग्यशाली घटना बनी। अब पृथ्वी पर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है और बहुत से बैक्टीरिया ने इससे एनर्जी जनरेट करना सीख लिया। इस तरह जीवों ने ऊर्जा का एक नया स्रोत ढूंढ लिया और ये सोर्स पहले के किसी भी सोर्स से 20 गुना ज्यादा सक्षम था। इससे जीवों में विकास और तेज हो गया। बिकॉज एनर्जी बढ़ी है तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। अब सिंपल जीवों से कॉम्प्लेक्स जीव बनने लगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट होने लगे और फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव प्लांट्स की फॉर्म में डेवलप होने लगे और इस तरह हम प्रीकैम्ब्रियन एरा के आखिरी पीरियड प्रोटेरोजोइक में दाखिल हो गए। अगले 200 करोड़ साल में जीवन और भी जटिल हो गया था। अब ज्यादा बड़े ठोस कॉन्टिनेंट उभरने लगे थे और पृथ्वी आज की पृथ्वी जैसी लगने लगी थी। अब शुरुआत होने वाली है दूसरे एरा की और इसके पीरियड्स की। लगभग 54 करोड़ साल पहले पैलियोज़ोइक एरा के साथ साथ इसके फर्स्ट पीरियड कैम्ब्रियन पीरियड की शुरुआत हुई। अर्ली कैम्ब्रियन पीरियड में अरबों फाइटोप्लैंक्टन्स अपना नंबर बढ़ाते गए और लगातार ऑक्सीजन को रिलीज करते गए, जिससे दुनिया भर के समुद्रों में ऑक्सीजन का लेवल ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे जीवों का विकास तेज हो गया। ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से जीवों में आकार और जटिलताएं भी बढ़ गईं। इस तरह जीवों का विकास एक्सप्लोजन की तरह हुआ, जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं, यानी एक बायोलॉजिकल बिग बैंग, जिससे बहुत ही अहम और कमाल के जीव अस्तित्व में आए। सी फ्लोर पर जगह जगह प्लांट्स फैलने लगे। ऑक्सीजन लेवल के बढ़ने से जीवों में आकार के साथ साथ स्केलेटन सिस्टम भी डेवलप हुए। इनमें थे वर्म्स, स्पॉन्जेस और ये ट्राइलोबाइट्स, जो इंसेक्ट, लॉबस्टर एंड इवन स्कॉर्पियन के अर्ली रिलेटिव्स थे। समुद्रों में जीवन काफी जटिल हो गया था, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू मॉन्स्टर। यह है एक खतरनाक शिकारी, एनिमल कोरस। जहां जीवों में एक्सोस्केलेटन, शेल और कवच डेवलप हो रहे थे, वहीं इस जीव के अंदर तेज रफ्तार के लिए स्पाइन का डेवलपमेंट हुआ। यह है पिकाया। करोड़ों सालों में ये सिंपल स्ट्रक्चर आज के स्पाइन में डेवलप हुआ, जिसकी वजह से आज हम सीधे खड़े हैं। 6 करोड़ साल तक समुद्र में जीवन खूब फल फूल रहा था, पर अचानक ऑक्सीजन लेवल तेजी से घटने लगा। इस कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन में ज्यादातर प्रजातियों का सफाया हो गया, पर हमेशा की तरह जीवन रुकता नहीं। 48 करोड़ साल पहले ऑर्डोविशियन पीरियड की शुरुआत हुई, जिसे द ग्रेट ऑर्डोविशियन बायोडाइवर्सिफिकेशन इवेंट के लिए जाना जाता है। जीवों की डाइवर्सिटी का ये बूम एक तरह का कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का सीक्वल ही था, जिसमें पहली ट्रू फिश सामने आई। ये है ऑस्ट्रेकोडम्स, जबकि सेफलोपॉड्स भी विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच गए। यह है कैमेरोसिरस। अभी तक पौधे और जीव सिर्फ समुद्रों में ही रहते हैं, क्योंकि धरती पर सूर्य से आने वाली घातक रेडिएशन थी, पर ऑक्सीजन के साथ बनी ओजोन लेयर अब तक काफी डेवलप हो चुकी थी, जिसने धरती को जीवन के लिए सुरक्षित बना दिया। सबसे पहले छोटे छोटे मोस लाइक प्लांट्स ने प्रिमोर्डियल रॉक्स पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। ये क्वांटिटी में इतने मैसिव और सक्सेसफुल थे कि इन्होंने बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लिया। एंड बूम, आइस एज। क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से टेम्परेचर तेजी से नीचे गिरने लगा और मैराइन ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगा। इस कॉम्बिनेशन से बहुत ही भयानक मास एक्सटिंक्शन की शुरुआत हुई। ये था ऑर्डोविशियन सिलेरियन एक्सटिंक्शन इवेंट, जिसमें 86% से ज्यादा मैराइन स्पीशीज का सफाया हो गया। जैसा कि नाम से साफ है, ये ऑर्डोविशियन पीरियड का अंत है और सिलेरियन पीरियड की शुरुआत। लगभग 44 करोड़ साल पहले सिलेरियन पीरियड की शुरुआत हुई। हमेशा की तरह लाइफ फिर से रिकवरेबल थी। अब पृथ्वी का क्लाइमेट धीरे धीरे फिर से गर्म होना शुरू हो गया। अब तक जोलेस ऑस्ट्रेकोडम फिश कॉमनली पाए जाते थे और इन्होंने कार्निवोरस सी स्कॉर्पियन
यूरेप्टेरिड से बचने के लिए स्पाइन्स एंड हॉर्न्स को डेवलप कर लिया था। सिल्युरियन पीरियड के एंड तक समुद्रों में जॉट फिश अपीयर होने लगी थी। इस पीरियड के बाद लगभग 41 करोड़ साल पहले डिवोनियन पीरियड की शुरुआत हुई। इस पीरियड में मछलियों ने समुद्र को टेक ओवर कर लिया था। अब अर्ली शार्क्स अपीयर होने लगी थी, बट डिवोनियन के असली समुद्री किंग थे प्लेकोडम्स। अब समुद्रों में मछलियां डोमिनेट कर रही थी। लगभग 37 करोड़ साल पहले एक नई फिश इवॉल्व हो रही थी। यह थी टेक्टोनिक फिश, जिसने पहली बार समुद्र से अपना मुंह बाहर निकाला और धीरे धीरे ये बाहर आने लगी। अब इसके फिन्स लेग्स की तरह काम करने लगे थे। इसी पीरियड में विशालकाय जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का भी ओरिजिन हुआ। This is one of the most important moment in the making of our planet. 1.5 करोड़ सालों में ये जीव मछली से 4 पैरों वाले जीव यानी टेट्रापॉड्स एम्फीबियंस में इवॉल्व हो गए। धीरे धीरे इनमें सांस लेने के लिए लंग्स जैसे ऑर्गन भी डेवलप हुए और ये पानी के साथ साथ जमीन पर रहने के लिए भी इवॉल्व हो गए, ठीक आज के मेंढकों की तरह। ये जेली की तरह अंडे देते थे जो पानी के बिना सूख जाएंगे, इसलिए ये पानी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते थे। लेट डिवोनियन तक ये टेट्रापॉड पूरी दुनिया में पाए जाने लगे। डिवोनियन पीरियड में ही फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लैंड इकोसिस्टम प्रोड्यूस हुए, बट अब हम इस पीरियड के एंड में हैं और आप गेस्ट कर चुके हैं, यस, अनदर मास एक्सटिंक्शन, जिसे कहा जाता है लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन। इसकी वजह थी इस पीरियड में विशालकाय पौधों का उदय, जिन्होंने अपनी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जमा ली, जिससे जमीनी कटाव यानी सॉइल इरोजन रुकने लगा। इसीलिए जरूरी मिनरल्स समुद्रों में नहीं पहुंच पा रहे थे। इन मिनरल्स की कमी से फाइटोप्लैंक्टन्स मरने लगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करते थे, तो इनकी कमी से समुद्रों में ऑक्सीजन लेवल भी गिरने लगा, जिसमें ट्राइलोबाइट्स एंड आर्मर्ड प्लेकोडर्म जैसे जीवों के साथ साथ धरती पर पाए जाने वाली 80% प्रजातियों का सफाया हो गया। बचे हुए जीवों के साथ लगभग 36 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस पीरियड की शुरुआत हुई। लगातार विशाल पौधों की संख्या बढ़ रही थी। हर एक पौधा एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऑक्सीजन को पंप कर रहा था। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के बढ़ने से आर्थ्रोपोड्स का आकार बढ़ने लगा, जैसे ईगल जितने बड़े ड्रैगन फ्लाई, यह है मेगान्योरा, 6 फीट लंबे मिलीपीड्स आर्थ्रोप्ल्यूरा और भेड़िए के आकार के स्कॉर्पियंस। लगभग 34 करोड़ साल पहले टेट्रापॉड्स का एक ग्रुप एम्फीबियन से रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गया। इनकी स्किन ड्राई एंड कॉर्निफाइड हो गई थी। अब ये ऐसे अंडे देने लगे जिनके ऊपर अब खोल यानी शेल अंदर की नमी को बरकरार रखता था, और ये इनके लिए मोस्ट क्रूशियल एडेप्टेशन साबित हुआ, क्योंकि सारे कॉन्टिनेंट मिलकर धीरे धीरे एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण कर रहे थे, और इस तरह लाखों सालों में पैंजिया का निर्माण हुआ, जो इतना बड़ा था कि मॉइस्चर का समुद्रों से धरती तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया था। तेजी से ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर में गिरावट से कार्बोनिफेरस रेन फॉरेस्ट कोलैप्स हो गए, और इस पीरियड के एंड तक कॉन्टिनेंट एक जाइंट डिजर्ट में बदल गया, जिसमें ज्यादातर जीव सरवाइव नहीं कर पाए। सिर्फ कुछ रेप्टाइल्स यानी एमनियोट्स ही सरवाइव कर पाए। ये एमनियोट्स जल्द ही 2 अलग अलग ग्रुप में बट गए। एक तरफ थे रेप्टाइल्स और दूसरी तरफ थे ऐसे रेप्टाइल्स जो मैमल्स की तरह थे। इन मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स को कहा गया सिनेप्सिड्स, जो थेरैप्सिड से होते हुए आगे चलकर मैमल्स में इवॉल्व हो जाएंगे। ये दोनों ग्रुप पैलेजोइक एरा के आखिरी पीरियड तक पूरे पैंजिया पर फैल गए। करीब 30 करोड़ साल पहले पर्मियन पीरियड की शुरुआत हुई। कुछ सर्वाइवर्स जैसे सिनेप्सिड्स, जिनसे फर्स्ट लार्ज टेरेस्ट्रियल हर्बीवोर इवॉल्व हुए लाइक डिमेट्रोडॉन। जैसे जैसे पर्मियन पीरियड गुजरता गया, क्लाइमेट और भी ज्यादा ड्राई एंड गर्म होता गया। साथ ही रेप्टाइल्स भी खुद में एडेप्टेशन कर रहे थे इन हार्श कंडीशन के लिए, लाइक स्किटोसॉर्स अब स्मॉल लिजर्ड जाइंट रेप्टाइल में बदल चुके थे।
यह है टफ प्लांट ईटर स्क्यूटोसॉर्स। बट अगर शिकार इतना इवॉल्व हुआ है तो शिकारी कितना इवॉल्व हुआ होगा। सिनेप्सिड्स भी इवॉल्व हुए इनटू अ स्ट्रेंजर गोर्गोनोप्सिड, अ परफेक्ट किलिंग मशीन। टीरेक्स से पहले एक चोटी का शिकारी। दूसरा वाला प्राइमल सीरीज का फिक्शनल फ्यूचर प्रेडेटर है। अच्छा लगा इसलिए गोर्गोनोप्सिड के ट्रिब्यूट में डाल दिया, बिकॉज पैलियोजोइक एरा का ये आखिरी पीरियड भी अब खत्म होने वाला है। 25 करोड़ साल पहले अब तक के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हुए। लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैसें वायुमंडल में भर गईं, जिससे क्लाइमेट चेंज हुआ। राख ने जीवों का दम घोटना शुरू कर दिया। वॉल्केनिक इरप्शन से निकली सल्फर डाइऑक्साइड से एसिड रेन सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में बरसने लगी, जिससे ज्यादातर पेड़ पौधे खत्म हो गए। टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि वाटर भी इवोपरेट होने लगा। इन सब ने मिलकर पृथ्वी से जीवन को लगभग साफ कर दिया था। यह पृथ्वी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन था। यह था पर्मियन एक्सटिंक्शन, जिसने समुद्रों में पाई जाने वाली 96% प्रजातियां और धरती की 70% प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। पर कुछ प्रजातियों ने जमीन में रहकर जो मिला उसे खाकर खुद को बचा लिया। अब इनके लिए फील्ड खुली हुई थी, जिनसे नई प्रजातियों का उदय होगा जो धरती को डोमिनेट करेंगी। अगले एपिसोड में देखेंगे आपके फेवरेट डायनासोर को, जानेंगे कि कैसे इन जीवों से डायनासोर बने। तो मैंने अपना 100% दे दिया है, अब ये सब आपके ऊपर। और अगली वीडियो में भी 100% रहेगा। और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो और आपका फेवरेट जानवर कौन सा रहा। इस वीडियो में मेरा फेवरेट तो गोर्गोनोप्सिड रहा, और आपका?